नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं, सत्येंद्र कुमार जी हैं जो आदमपुर हलके से नेतृत्व कर रहे हैं और वहां से राजनीति की शुरुआत जिन्होंने की और आने वाले चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। सत्येंद्र जी से जानते हैं कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत कहां से की और किस तरह से अब तक का राजनीति का दौर क्या रहा है। सत्येंद्र जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कहाँ से की। रमेश जी, मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति में मेरी रुचि रही और आज मेरी उम्र लगभग 42 वर्ष है और मैंने लगभग 24-25 साल पीछे राजनीति में संगठन में काम किया है। शुरुआत हमारी NSUI से हुई, फिर हमने यूथ कांग्रेस में काम किया, किसान कांग्रेस में काम किया, फिर जो मेन कांग्रेस आई की जैसे कि ज़िला का मैं उप प्रधान रहा और फिर पार्टी ने, संगठन ने मेरे कार्य को देखते हुए, जो लंबे समय तक एक कार्य क्षमता थी उसको देखते हुए 2014 के विधानसभा चुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसके बाद मैंने वहाँ पर आदमपुर में भी लगभग निरंतर पिछले 5 साल से काम किया, क्योंकि आदमपुर मेरा जन्म स्थान है। मेरा गांव जो है न्योली खुर्द, वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो सारा जो मेरा पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना जो भी हम कहें, तो सारा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में ही रहा। जैसे आप पढ़ाई में अच्छे थे और पढ़ाई की उससे आप IAS अफसर, IPS अफसर बनना चाहते थे, आप एकदम से राजनीति में कैसे घुसे? देखिए, मैंने कहा कि नेतृत्व को लेके एक कहीं ना कहीं मन में होती है। हमने स्पोर्ट्स में भी मैंने इंटर यूनिवर्सिटी मेडल लिए और नॉर्दर्न इंडिया भी मैं खेल के आया। तो खेल और जो राजनीति की तरफ जो रुझान था वो शुरू से रहा और उसी को लेकर जब हम NSUI में काम करते थे और यूथ कांग्रेस में हमने काम किया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि आप भी समझते हैं जी, डॉक्टर एक क्षेत्र है, चिकित्सा उसमें भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु उसमें एक पर्टिकुलर एक एरिया के लोग आपसे मिलेंगे जो बीमार हैं, पीड़ित हैं। इसी तरह वकालत है उसमें भी, और राजनीति एक इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है जिसमें हर तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है और आपकी काम करने की जो संभावनाएं अपार हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी कि मेरा मन था कि, और चूँकि किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैंने देखा कि किस तरीके से लोग पढ़ने के बावजूद, अच्छी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रोज़गार की जो कमी थी, और किसान पुत्र होने के नाते मैंने देखा कि पानी की जो कमी इस क्षेत्र में रही, इस तरह कई चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जाकर हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जैसे आप कांग्रेस में थे, सक्रिय थे और राज्य के आप राजनीति के राजनेताओं के साथ आप साथ रहते थे, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर के साथ बड़े करीबी माने जाते थे और साथ रहे भी, अभी भी आपकी दोस्ती है। हालांकि पार्टी आपने बदल ली कोई नहीं, लेकिन उनके साथ रहते हुए आपका अब तक का अनुभव क्या है? हरियाणा में किस चीज़ की समस्या है? राजनीति में आने के बाद आप क्या समझते हैं कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? देखिए, आपने बताया कि चुनाव लड़ना, राजनीति 2 तरह की होती है। एक तो जहाँ पर आप संगठन में काम करते हैं और एक जहाँ चुनाव की राजनीति करते हैं, जिसको हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि परमात्मा की विशेष कृपा रही कि मुझे दोनों का एक अच्छा अनुभव हुआ। संगठन में मैंने बड़े लंबे समय तक काम किया, उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो थी, चुनावी राजनीति जो, उसमें भी मेरा लगभग अभी 4-5 साल का एक अनुभव रहा है। तो मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लंबे समय तक मैं कांग्रेस में रहा और कांग्रेस एक पुरानी एक पार्टी है और एक बहुत पुरानी पार्टी होगी, हम ये कहें पुरानी से भी 150 साल पुरानी पार्टी है। और आज सबसे बड़ी जो दिक्कत कांग्रेस में है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से और अंतर्कलह से पीड़ित है। आज किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम कहते हैं, हमें जब भी कभी ज़रूरत होती है, किसी भी कोई आपदा हमारे ऊपर आ पड़े, तो हम सेना की मदद लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि सेना हम सबसे ज़्यादा अनुशासित मानते हैं। इसी तरह जब हमने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम अनुशासित रहेंगे, विद्यार्थी जीवन में हमें यही पढ़ाया गया, तो आज कांग्रेस कहीं ना कहीं अनुशासनहीन पार्टी हो गई है। ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे नहीं लगता वहाँ पर किसी भी तरह का कोई अनुशासन बचा है। और इसीलिए आज सबसे बड़ी पार्टी होते हुए आपने देखा अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला और मैं कहूँगा कदम उठाया
हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि 370 को ख़त्म करने का काम किया, 35A को काम करने का काम किया। और उसमें आप ये देखिए कि ये शोर में कहीं ना कहीं ये चीज़ दब गई, अति उत्साह में दब गई कि कांग्रेस पार्टी के जो चीफ विप थे, जो विप इशू करते थे, उन्होंने इस बात पे इस्तीफा दिया, उन्होंने लिखित में इस्तीफा दिया कांग्रेस में, ये कह के कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई है। और आज जन भावना जो कहती है, राजनीति लोकतंत्र जो है वो जन भावना के अनुरूप चलता है, और आज कहीं ना कहीं वो जन भावना के खिलाफ चलने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने चीफ विप पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। और वो इसीलिए दिया क्योंकि आप लोगों के साथ और लोगों की समझ से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपके कांग्रेस पार्टी में आप रहे, आपके सभी सेंटर के नेताओं से भी आप अच्छी थी, हरियाणा के जो नेता है पावर में, उनके साथ भी आपकी अच्छी थी। आपका क्या कारण बना कि आप कांग्रेस को छोड़ के, हालांकि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपकी उनसे बहुत अच्छी बनती है, आपकी तो किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है हमें कि कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ के अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, मैंने कहा आज केवल मैं नहीं, आज हर व्यक्ति जो अपने विवेक से काम लेने का काम करता है वो आज कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह से तंग है, अनुशासनहीनता से तंग है। यहाँ पर कोई देखिए, और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा में, इन्होंने जिस तरीके से काम करने का काम किया, एक हरियाणा एक हरियाणवी, उस मोटो को लेकर काम किया, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लेने का काम किया, पॉलिटिकल विल पावर दिखाने का काम किया, आज ना केवल मैं अपितु इस देश का हर व्यक्ति, इस देश का हर बच्चा, क्योंकि मैंने पिछले चुनावों में भी ये देखा कि 4 साल से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग, सबके दिमाग में एक ही चीज़ थी, हमने देश के लिए काम करना है और देश के लिए हमने नरेंद्र मोदी के लिए काम करना है। तो एक जो अलग तरीके से, पहले भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद अ डिफरेंस कहते थे, इन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि इन्होंने जिस तरीके से शासन चलाने का काम किया, जिस तरीके से प्रशासन चलाने का काम किया, इन्होंने ना केवल पार्टी विद अ डिफरेंस है, अपितु हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिफरेंस करने का इन्होंने काम किया, जिसमें अभी आप ये देखिए कि 128%, देखिए पिछले लगभग 28 वर्षों बाद ऐसा हुआ है, 18 वर्षों बाद सॉरी, कि पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने 128% काम करने का काम किया। देखिए इस बारी, अभी हम आज ही, मैं हमारे इलाके का गांव है दुर्जनपुर, तो वहाँ गया हुआ था, तो कुछ साथी वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, मैं अमित शाह जी के लिए उन्होंने कहा कि ये तो जी बिल मशीन है, जितने बिल, जितने विधेयक इस सेशन में इन्होंने पारित करवाने का काम किया। देखिए किसी भी चीज़ का, एक विद्यार्थी का काम है स्कूल में जाना, शिक्षा को प्राप्त करना, एक किसान का काम है धरती का सीना फाड़ के उस पे से अन्न का उत्पादन करना ताकि सबका पेट भर सके, व्यापारी का काम है एक अच्छे से व्यापार चलाना और कहीं ना कहीं टैक्स को इकट्ठा करके और सरकार को गतिशील बनाने का। इसी तरीके से जो हमारे लोकतंत्र में चुने जाते हैं, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, वो विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, राज्यसभा में नॉमिनेट होके जाते हैं, वो जाएं और वहाँ पे बेहतरी के लिए काम करें। हमें उनको क्यों चुना? हमने इसीलिए चुना कि हमारे लिए बेहतरी का काम करें। तो वो जो आज लोकसभा और राज्यसभा जो काम कर रही है वो उस चीज़ के लिए, और इसी तरह विधानसभा का भी आप देखिए, कल ही विधानसभा का सत्र, आखिरी सत्र समाप्त हुआ है और सबसे लंबे समय तक, सबसे अच्छे कार्यकाल के लिए कल ही सभी पार्टियों ने एक मत से ध्वनि प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया हरियाणा की विधानसभा में। तो जो काम जो कर रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिस तरीके से नौकरियों की बात है, जिस तरीके से टेल पर पानी पहुंचाने की बात है, जिस तरीके से महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात है, आप चाहे सेक्स रेशो को देख लीजिए, कितना 871 से 914 का, जो 817 से 900 कुछ का जो फ़र्क आया है, वो फ़र्क देख लीजिए। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए कि किस तरीके से हरियाणा को हम बेहतर बना पाएंगे, उस तरीके से जो काम करने की बात थी, कहीं ना कहीं उसी चीज़ों से प्रभावित होकर। और ये सबसे बड़ी बात है, जन भावना थी जी मेरे इलाके में, क्योंकि आपको पता है जी कि 5 साल में
मैंने तो हल्का कभी एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा। तो वो जन भावना भी थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यदि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी में जाकर काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप हम कहीं ना कहीं इस इलाके को आगे ले जाने का काम करें। आदमपुर आप गए भी हैं काफ़ी दफ़ा, जो आदमपुर का हाल है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस आदमपुर को हम एक बेहतर विकल्प, बेहतर एक क्षेत्र के रूप में किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, उसको लेकर दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, मन में बहुत सी आशाएं हैं जिनको लेकर काम करना है। तो इसीलिए यही कुछ चंद फैसले थे। और आप जानते हैं जी कि व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, जब आप सामाजिक होते हैं। मैं एक चीज़ किसी बहुत बड़े एक थिंकर ने कहा था कि सन्यासी और सियासी जो व्यक्ति होता है वो समाज का होता है, उसको अपने लिए कुछ फैसले करने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों का हित किस में उसको देखकर फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे आप डॉक्टर तंवर के बड़े नज़दीक है, क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर तंवर कार्यकर्ताओं को दबा की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं जब जिस पार्टी में नहीं उस पार्टी के ऊपर ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अब वो पार्टी कैसे चल रही है वो आज जग जाहिर है। तो आपको भी ये लगा कि डूबती नहीं? बात को पूरा करूंगा जी। अभी हमारे कार्यकारिणी के अभी नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आए हुए थे रोहतक में, तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मनोहर लाल जी ने संबोधन में कहा था कि जहां हम ना केवल जिला प्रधान, मंडल प्रधान, हम जहां पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख आप समझते हैं, जहाँ पे हमने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने का काम किया, वो आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पार्टी ढूंढने का काम कर रही है। और किस तरीके से आप बेहतर जानते हैं, 5 साल में कोई जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ नहीं हुई। संगठन को लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई संगठन बचा भी है कांग्रेस पार्टी में। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आपने सही समय पर छोड़ा है? देखिए, ये तो राजनीति में ये तो बेहतर विकल्प तो सभी चुनते हैं जी। आप अब राजनीति की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये देखिए कि मैं टीवी देखता हूँ, मीडिया चैनल देखता हूँ, जो लोग कल तक जी टीवी में बैठे होते हैं आज वो एनडीटीवी में बैठे हैं, जो एनडीटीवी में होते हैं वो आज तक में बैठे नज़र आते हैं। तो जहाँ पर आदमी को बेहतर विकल्प मिलेगा, चाहे वो काम करने की आज़ादी हो, चाहे बेहतर काम करने की कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग हो, जो भी हो। आप देखिए, आज कई बार हमें बड़ा गर्व भी होता है ये कहते हुए कि आज दुनिया की बेहतरीन जो विश्व स्तरीय जो कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, कितनी है जहां पर भारतीयों ने अपना झंडा बुलंद करने का काम किया। तो वो भी इसीलिए चर्नअप जो एक शब्द कहा जाता है कि जहाँ पे आपको बेहतर नज़र आता है वहाँ बेहतर विकल्प की तरफ चल पड़ते हैं। तो वही विकल्प मुझे लगा, और क्योंकि जन भावना यही थी और ये 300 पार जो लोगों ने मैंडेट दिया, तो मुझे लगता है कि मैंने भी लोगों की, क्योंकि लोगों की जैसे डॉक्टर वो अच्छा माना जाता है जो बीमार की बीमारी पकड़ ले, तो इसी तरह राजनेता भी वो ठीक रहता है जो लोगों की जन भावनाओं को समझने का काम करे और उसके अनुरूप काम और फैसले करने का काम करे, चाहे वो किसी भी, जैसे अभी 370 और 35 से ये जन भावना को देखकर हमारे मोदी जी और अमित शाह जी ने फैसला लिया, जन भावनाओं के अनुरूप था, इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की खुशी मनाई जा रही है। तो जैसे कि आपको 24-25 साल राजनीति में, आपके ऊपर कोई आलसन ऐसा नहीं है कि कोई आपने गलत किया है। बहुत सारे नेता कांग्रेस के, इंडियन नेशनल लोकदल के, अलग अलग पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि भ्रष्ट हैं, और ये आज वही नेता आके उसमें बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो सही हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या दूसरी पार्टी में जब थे तब तक गलत, अगर पार्टी खुद की में आ गए उसके बाद सही, ये क्या? देखिए, मुझे हरियाणा में तो ऐसा कोई उदाहरण नज़र आता नहीं ऐसा, क्योंकि जो भी लोग आए हैं, क्योंकि और ज़्यादा आप तो जानते हैं जी, मैं तो एक छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और कहीं ना कहीं अपने आप को आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रखता हूँ, तो इतनी बड़ी बातें तो मैं नहीं बता पाऊँगा, साधारण सी चीज़ें हैं। परंतु देखिए, एक विकल्प जो होता है, विकल्प तो कहीं ना कहीं चुनने का काम करते ही हैं, तो ये तो बड़ा साधारण सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत है। जैसे आप राजनीति, पिछली बार आपने आदमपुर से चुनाव लड़ा, वहाँ आप जीत नहीं पाए, इस बार जो चुनाव है और इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके आदमपुर हलके में आए और उन्होंने आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, तो आपको क्या लगता है पार्टी की तरफ से इस बार आपको मैदान में उतारेगी पार्टी, या आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं पीछे भी मैंने जो यही कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो एक साधारण किसान का बेटा होने के नाते पार्टी ने मुझे आदेश दिया और मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। और उसके बाद, क्योंकि राजनेता का पहला जो फ़र्ज़ होता है वो लोगों के सुख दुख में शामिल होना है, लोगों की बात को अच्छे से आगे अपने जो भी अगला जो प्लेटफॉर्म है उस पर रखने का काम है, वही काम मैं भारतीय जनता पार्टी में कर रहा हूँ।
चुनाव किसने लड़ना है, किसने लड़वाना है, ये सब संगठन का काम है। मुझे नहीं लगता उसमें हम कार्यकर्ताओं को कोई, जो भी आदेश पार्टी हाईकमान जिसको भी देगा, हमने उस आदेश का पालन करना है। और चूंकि आज देखिए कहीं ना कहीं आज पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है तो इसीलिए बज रहा है कि ये अनुशासन की पार्टी है, यहाँ पर संगठन की पार्टी है। यहाँ पर संगठन से जो आदेश दिया जाता है उसकी पालना अक्षरशः की जाती है। चाहे वो आज गर्व भी होता है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, मेंबरशिप को अगर हम लेके दें। और इस बार हमारा टारगेट है कि जो पिछली बार हमारी 33 करोड़ की मेंबरशिप थी उसको हम कहीं ना 13 करोड़ की जो मेंबरशिप थी उसको हम कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे। तो चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो बड़ी साधारण सी बात है और ये तो चलता रहता है। तो पार्टी जो भी आदेश देगी उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने काम किया है वहाँ पे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कि जिसको भी पार्टी आदेश देगी, कमल का फूल का जो चुनाव चिन्ह लेकर आएगा वो विजयी होकर जाएगा। और अभी हमारे बहुत ही जुझारू युवा सांसद महोदय पिछले दिनों आदमपुर मंडी में आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक काम किया आदमपुर के लोगों ने कि 24,000 23,000 कुछ वोटों से ब्रिजेंद्र जी को हमने मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जिताने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि इतिहास जब बनेगा जब कि अगले विधानसभा चुनाव में आप इससे बढ़कर जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित करेंगे। आज उसी दिशा में मैं आपको बताऊंगा, आज भी जैसे मैं दुर्जनपुर गांव में था, लगभग 25 गाँव में मैंने डोर टू डोर पूरा कर लिया है और एक अभियान चलाया था जिसमें हमने ब्रिजेंद्र जी को एमपी बनाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 में से 10 लोकसभा सीट जिताने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जो बनाया, निर्वाचित हुए हैं हमारे मोदी जी, उसके लिए हमने घर घर जाकर हर व्यक्ति का धन्यवाद किया और आगे के लिए उनसे समर्थन मांगा। तो अब मैंने जो 25-26 जो गांव मैंने आज 25वां जो मेरा गांव था, एक लगभग 45% वोटर मैं लगभग वोट कवर कर चुका हूं, जिसमें कि अगर हम 1,60,000 हमारे आदमपुर विधानसभा में वोट हैं तो मैं आप ये मान के चलिए लगभग 75-80 हज़ार वोटरों को हमने कवर करने का काम किया। और ये देखिए इसकी खूबसूरती देखिए आप इसमें कि हमने मेरिट के ऊपर नौकरी देने का काम किया। देखिए युवा क्या चाहता है, आपने अभी कहा कि आप भी पढ़े लिखे थे, आपने भी सोचा होगा कि IAS IPS या कोई सरकारी नौकरी में गजटेड अफसर बने, परंतु पिछले कुछ समय से ऐसा था कि नौकरी मिल ही नहीं पा रही थी युवा को। जो युवा सक्षम था, जो युवा योग्य था, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ऐतिहासिक काम करते हुए युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और जहाँ पर मैंने 75-80 हज़ार लोगों तक संपर्क किया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि काम के लिए तो लोगों ने मुझे कहा कि जी गली ठीक नहीं बनी हुई जी, गली में सफाई ठीक नहीं है जी, बिजली की समस्या है, थोड़ी बहुत पानी की समस्या है जी, खेत में पानी नहीं है। अब तो चलो पिछले 15-20 दिन से बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, जोड़ में पशुओं के पीने के पानी की बातें थी, काफ़ी बातें लोगों ने मुझसे साझा करी, परंतु एक भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनको रोजगार दो, क्योंकि वो खुद कहते थे, अगर कोई गाय बेगाय कह भी देता था तो वो खुद कह देते ना बोला जी नौकरी तो मेरिट से मिलेंगे जी, बालक पढ़ने लग रहे हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, पहले सोचते थे बच्चे IAS अफसर बने, SP बने, हम लोग डॉक्टर्स बने, अब सिर्फ बच्चों का ये रहता है कि हमें नौकरी मिल जाए चाहे चपरासी की हो। देखिए पहली बात तो मैं उन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहूँगा कि ऐसे हालात क्यों हुए कि आज उच्च शिक्षित बच्चे भी चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं? ऐसे हालात क्यों हुए? क्यों नहीं उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय जो सत्ता में रही क्यों नहीं किया? 25 साल आपने भी निभाए कांग्रेस पार्टी में, 24-25 साल आप भी रहे राजनीति में, आप हरियाणा लेवल की राजनीति आप करते रहे, तो आपको ज़्यादा इसका वो होगा। मैं वही कह रहा हूँ, हमने संगठन में काम किया और हमने संगठन की इस आवाज़ को ऊपर उठाने का काम किया, परंतु जब हमने चुनाव लड़ा और जब, क्योंकि चुनाव लड़ना जो है, देखिए जी महत्वपूर्ण फैसले आप जब कर पाते हैं जब किसी ना किसी वैधानिक पद पे हो। वैधानिक पद आपका MLA और MP होता है। जब आप लेजिस्लेचर में जाकर बात करने का काम करते हैं, विधानसभा में, उसका जो विधायिका में जाकर आप जो काम करते हैं, उन कामों की बात अलग होती है। और आप ये देखिए जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भी ऐसा है नहीं, मैं ये कहता हूँ ये IAS कहाँ से बन के आ रहे हैं?
आईपीएस कहाँ से बन रहे हैं, एचसीएस कहाँ से बन रहे हैं, ये भी तो यहीं से बच्चे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल और केवल अपनी झेप मिटाने के लिए कई बारी आदमी इस तरह की बातें करने। मेरे हल्के में गांव पड़ता है खासा महाजन, उस खासा महाजन में 6 बच्चों को डी ग्रुप में नौकरी मिली, उनमें से 3 बच्चों को पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन हुई, उन्हीं 3 बच्चों उनमें से 2 अलग बच्चों को मेरे कहने योग्यता के हिसाब उनको आगे नौकरी करने का कार्यकाल जो मौका मिला। अब वो उनकी मर्जी है कि वो किस नौकरी में, कि कई बार लोगों की ये भी मजबूरी होती है जी हम तो घर से दूर नहीं जाना चाहते, कोई कहता है जी दूर नौकरी करके खुश है, कोई का पास करके, तो वो कहीं ना कहीं समझौता भी कर लेते हैं। कई बार मैंने बहुत से प्राइवेट सेक्टर में भी देखा है जहाँ पे उनको प्रमोशन देने का काम करते हैं, परंतु जब उनको ये लगता है प्रमोशन में इंदौर जाना पड़ेगा, वो कहते हैं जी मैं तो बिना प्रमोशन गुड़गांव में ही काम कर लूँगा। तो ये व्यक्तिगत मामले, इन पे मुझे नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप की कोई आवश्यकता रह जाती है। आदमपुर से आप राजनीति करते रहे और 24-25 आप कांग्रेस में भी थे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उस टाइम चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। आदमपुर में किस चीज़ की कमी मानते हैं और क्या महसूस करते हैं आज भी उस चीज़ की कमी है, क्या होना चाहिए आदमपुर? देखिए बड़ा खेद होता है मुझे ये कहते हुए, बड़ी दुख भी होता है। जब मैं पिछली बार विधानसभा की टिकट लेके आया, आदमपुर चुनाव लड़ रहा था और मैं गाँवों के दौरे कर रहा था, तो मैं बुढ़ा गाँव में गया, तो बुढ़ा गांव के अड्डे के ऊपर उन्होंने धरना दे रखा। मैंने कहा भाई धरना क्यों दे रखे? बोले जी लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लोकतंत्र की स्थापना की उसमें सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो वोट का अधिकार था। तो उन्होंने कहा जी हमने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ भी जो सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पानी ही नहीं है, हमारी तो एक मांग है जी या तो हमें पानी दे दो नहीं तो हमें राजस्थान में शामिल कर दो। और आज मुझे खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि आज बुढ़ाग में नरमे की फसल देख के आए, गेहूँ की फसल देख के आए। आप टेल तक पानी पहुँचाने का, मैंने पहले भी कहा कि टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया। इसी तरह बुढ़ाग गाँव एक एग्जाम्पल है। और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों में ये रहा कि चौधरी भजनलाल का क्षेत्र है, परंतु काम के आधार पर कहीं कुछ नहीं नज़र आता। आज इस चीज़ की हमें कहीं ना कहीं खुशी भी है कि पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 5 साल में प्रयास किए और उस प्रयास की वजह से टेलों पर पानी पहुंचने का काम हुआ। आज सड़कों का एक बहुत सुंदर जाल बिछाने का काम किया, आज पुल बनाने का काम जोरों शोरों से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है और बहुत सी ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। आज आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आज सिविल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब आदमपुर पूर्ण रूप से विकसित होगा। परंतु हाँ, क्योंकि इतने लंबे समय तक राजनीतिक वनवास जो झेला है आदमपुर ने, उसके लिए अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको लेकर हमने बेहतरी के में कार्य करना है। तो इतनी मुश्किल में आदमपुर था, उसके बावजूद वहाँ से बिश्नोई परिवार के, चौधरी भजनलाल परिवार के राजनीति वहाँ से जीतते आए अभी तक। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या जनता गुमराह हो रही थी? देखिए मैं पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते मैंने अगर आप फेसबुक पे देखेंगे, लाइव भाषण देखेंगे, मैंने जब भी दौरा किया मैंने एक चीज़ को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये परिवारवाद का जो दंश आदमपुर क्षेत्र झेल रहा है, 51 साल में अब पहली बार होगा जब परिवारवाद का अंत होगा। ये जो परिवारवाद की वजह से आज जो हमारे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कमियां हैं वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उस आदमी ने पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम किया। देखिए आज उनको ये रहा, और क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है जी, आदमपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहरी कस्बा नहीं आता, सारी की सारी जो है पंचायत आती है और गांवों के लोग हम भली भांति जानते हैं, अच्छे होते हैं पर थोड़े से भोले और विश्वास करने वाले भी होते हैं। ये उनको बरगलाने का काम करते रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अपितु सच्चाई ये थी, जो व्यक्ति एक एमएलए होकर एमएलए का काम ना करे, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इस तरीके से जो बरगलाने का, जो बहकाने का काम इस एक परिवार ने किया, आज उसी की ये नौबत देखिए। मैं पिछले दिनों मैंने एक युवा नेता का आप ही के चैनल पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए कि किस तरीके से, और ये देखिए अभी पीछे कुछ सरकारी भी इस काप के ऊपर कुछ रेड हुई हैं और ये पता लगाना चाहिए अर्जित कहाँ से इतना धन अर्जित हो गया। मुझे आज भी याद है 2004 में जब इन्होंने भिवानी से लोकसभा क्षेत्र से अपना चुनावी पर्चा भरा था और उसमें जो अपनी एसेट डिक्लेयर करी थी वो 18 करोड़ थी, परंतु जब 2014 में इन्होंने पर्चा भरा उस समय इनकी एसेट जो थी 80 करोड़ थी।
तो मुझे ये बताएं कि 14-18 करोड़ से 80 करोड़ किस तरीके से होगी, जबकि आदमपुर में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो घट के चली गई। जो लोगों को नरमे की फसल थी, पानी की जो उपलब्धता थी, देखिए आज 80-78% एरिया जो है आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र में बिरानी है। आज 68 से 70% लोग जो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। वो आज कहीं ना कहीं इस एक परिवार की अंतहीन महत्वाकांक्षी राजनीति की भेंट चढ़ गए। इन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई हम तो राज करेंगे जी। वो एक बड़ी कहावत है हमारे यहाँ देसी, बोले भाई हलवा मिलता नहीं और खिचड़ी खानी नहीं। तो इस तरीके से जो इन्होंने भरमाने का काम किया, बहकाने का जो काम किया, उसकी वजह से आज राजनीतिक वनवास का जो दंश झेल रहा है। मैं तो धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र की सुध ली। और आज ये कहीं ना कहीं कहते हुए हमें गर्व भी होता है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक तरीके से काम होने का काम किया। एक समान विकास का जो नारा था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फलीभूत हुआ है। आज सैकड़ों बच्चे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आज नौकरी लगे हैं। और आप किसी दिन मेरे साथ सुबह चले, क्योंकि मैं सुबह 5 सवा 5 बजे निकलता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह डोर टू डोर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे आपको सड़क पर जॉगिंग करते हुए नज़र आते हैं, कोई बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, व्यायामशालाएँ हैं, योगशालाएँ हैं। कहीं ना कहीं स्कूलों में आप जाकर देखेंगे, पिछले दिनों 5 सितंबर जो टीचर्स डे हम मनाते हैं, उसमें मैंने 5-6 स्कूलों में जाने का काम किया और अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करने का काम किया। तो मैं देख के हैरान हो गया कि आज सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि पिछले 3-4 साल में इतना फंड्स आया है, इतना पैसा आया और इतनी विकास हुआ उन स्कूलों में। और उन स्कूलों के रिजल्ट आप देखेंगे, प्राइवेट स्कूलों से खुशी होती है कि आज प्राइवेट स्कूलों के बराबर का रिजल्ट सरकारी स्कूल भी हरियाणा प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके पुराने साथी डॉक्टर अशोक तंवर ने पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई की जो रेड हुई उसके यहाँ जुलूस उन्होंने निकाला, यहाँ पे रणदीप सुरजेवाले, अशोक तंवर, बहुत सारे नेता आए। उन्होंने ये कहा था कि जो 14 साल से राजनीति में नहीं है, पावर में नहीं है, उनके पास धन कहाँ से आएगा। तो इट मीन्स कि उनका कहने का मतलब है कि जो कि राजनीति में जो लगाते पैसा कमाने के लिए आते हैं। देखिए, आप सवाल भी आप खुद कर रहे हैं, जवाब भी आप कुछ दे रहे हैं। नहीं, ये तो आप उनसे पूछना चाहिए भाई ये क्या क्राइटेरिया हुआ। मैंने भी सुना किसी, शायद आप ही के, क्योंकि आप बड़े एक्टिवली काम करते हैं, मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपने जो इतने थोड़े समय में इतना बड़ा जो आप अपने लिए आपने नाम कमाया, निष्पक्षता के लिए, निर्भीकता के लिए, निडरता के लिए। तो उसमें भी मैंने देखा पीछे वो भी आदमपुर में आए थे और उन्होंने भी कहा भी मैं तो मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर मैं होता तो लूट खाता सबको, तो वो मुझे लगता है बड़ी ये शर्म की बात है। और लोगों को इस चीज़ का बड़े अच्छे से, वहाँ पर कुछ लोग जो उपस्थित थे वो हंस रहे थे। मैंने कहा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम इन लोगों ने किया। इनको वक्त जो समय आएगा वो इनको सबक सिखाने का काम करेगा। देखिए, अगर आपने राजनीति सीखनी है तो आप माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से सीखिए, जिन्होंने आप उनका बैंक अकाउंट देखिए ना जी, खाते में कुछ भी नहीं पाना उनके। बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने कहा था भाई जोड़ा उठा गया हूँ मैं तो चल पड़ूंगा अगर ठीक काम नहीं करवाओगे मेरे से। तो वो जो भावना है आप देखिए ना। अब मैं कहता हूँ ज़्यादा पीछे क्यों जाएं, 20 साल पुराने आप इनके एसेट खोल, तो गूगल है, गूगल पे सर्च करके देखिए। आप RTA लगाइए, इतनी इनकम का सोर्स कहाँ है। अभी भी कुछ जो मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे नहीं पता वो कितनी सच्चाई थी, काफ़ी सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है और उस पर भी अभी जांच चल रही है, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। और ये तो कहीं ना कहीं बड़ा, मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दिवालियेपन का बयान है। अगर कोई ये कहता है कि सत्ता में नहीं रहे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा छोटी सोच का नज़रिया है ये। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जो आदमपुर से आप आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उधर से मनोज पाल कहते हैं कि आपके जो नेता हैं जो कुलदीप बिश्नोई के आरोप लगाते रहे हैं कि उनमें बहुत सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसे उसके ये मिलेंगे वो मिलेंगे, बहुत सारे आरोप लगाए। वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई को, बोला ये कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से भाग जाएंगे। आप कहते हो बोला ये आएंगे तो मैदान छुड़ा देंगे, कोई कहते हैं धूल चटा देंगे। तो कौन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता ऐसा काम करेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं तो संगठन में, मैंने किसी भी पार्टी में, संगठन एक सबसे मजबूत चीज़ होती है भाई साहब। संगठन में हमने काम करने का काम किया, आगे भी संगठन में काम करेंगे। और जिसको भी पार्टी चुनाव जो कमल का फूल लेकर आएगा, वो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर
विजयी होगा। आज आप इस बात को आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं कि जो भी कमल का फूल लेकर आएगा चुनाव चिन्ह के बतौर, वो निश्चित रूप से ये तो हो सकता है कि वोटों का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है। कोई मजबूत नेता को अगर टिकट मिलती है तो वो वोटों का मार्जिन बढ़ा जाए या कोई ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये नहीं होगा, जीत सुनिश्चित है। और देखिए, मैं तो यही फिर मैंने कहा कि मैं कोई ऐसी भाषा का कभी प्रयोग मैंने किया नहीं। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कहता हूँ हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीत से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अभी रोहतक में भी यही कहा कि जीत से भी ना हमें अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गलत है। हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे, ये नियत लेकर चलें। मैंने लगभग 25 गांवों में डोर टू डोर कर दिया। लोगों की भावना आज मोदी जी के साथ है। लोग मुझे कहते हैं जी वोट मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे देंगे। क्योंकि देखिए ये एक बदलाव है लोकतंत्र के लिए और ये सुखद बदलाव है। आज लोगों ने ये चीज़ महसूस करने का काम किया कि अगर आप काम करेंगे तो आपको लोग आपका भरपूर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और बिना मांगे वोट देने का भी काम करेंगे। अगर आप उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके सपने हैं, उनके जो बच्चों के भविष्य को लेकर उनकी जो सोच है, उनको पूरा करने का काम करेंगे, मुझे नहीं लगता। और ये एक नया, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक नया अध्याय राजनीति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिखने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में पूरा विश्व याद रखेगा। वो दिन दूर नहीं जब इनके नेतृत्व में हम कहीं ना कहीं पूरा देश जो है, हिंदुस्तान जो है, वापस कहीं ना कहीं एक नंबर के ऊपर पूरे विश्व में खड़ा नजर आएगा। जैसे आदमपुर में आपने रिसेंटली अपनी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, बहुत पुराने कार्यकर्ता आदमपुर से हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी एक नए मनोज पाल आए कि मैं भी टिकट लेके आऊंगा, उधर से आप भी कह रहे हैं टिकट लेके आऊंगा, उधर से पुराने जो कार्यकर्ता वो भी कहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, पार्टी किस चीज़ को देखेगी और अपना आपको आप कहाँ मानते हैं? देखिए, मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं टिकट लेके आऊँगा। जैसे आप दौरे कर रहे हैं उस हिसाब से आप टिकट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टिकट लेके कोई नहीं आ सकता, टिकट तो दी जाती है। पार्टी नेतृत्व, पार्टी का जो हाईकमान है, जो उच्च नेतृत्व है, जो संगठन के उच्च पदाधिकारी हैं, वो फैसला करेंगे किसको टिकट देनी है। देखो, लाके तो सारे खुश हैं, परंतु लाने से नहीं आती टिकट, तो ऊपर देने से मिलती है। वो देखिए, मैं एक बड़ा साधारण सी एक बात भी कहता हूँ, कई बारी हमने अकबर बीरबल के किस्से बहुत सुने होंगे। तो बीरबल शाना तो बीरबल भी बहुत था, परंतु भाग्य में जान अकबर की थी, तो अकबर ने राज किया और बीरबल से करवाया। तो कोई भी बात होती है अकबर बीरबल से पूछता था, बीरबल जी बताओ कैसे करें। तो सब चीज़ों का जो निचोड़ है, कहीं ना कहीं जो राज तो भाग्य से मिलता है जी। और ऊपर जो पार्टी हाईकमान है, जो हमारा नेतृत्व है, वो बड़ी बारीकी से देख रहा है। और पिछले दिनों कहीं कोई चर्चा चल रही थी, तो अब आप जब बारी बारी कह ही देते हैं, तो मैंने भी पूछा जी ये ऐसे कैसे होता है। तो उन्होंने कहा भाई जब हम नौकरियां मेरिट से दे रहे हैं और चीज़ें हम मेरिट से कर रहे हैं, तो टिकटों का वितरण भी 100% मेरिट से किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास, भरोसा और यकीन दिलाता हूँ। बाकी जिसको टिकट मिलेगी वो उसके लिए एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर। और देखिए जी, मनोहर लाल जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नया पुराना कोई नहीं है, जो है नए को हमने गले लगाना है और पुरानों को हमने सम्मान देकर साथ चलना है। तो ये नए पुराने का तो कोई मामला ही नहीं है जी कि भी नए ये हैं या पुराने वो हैं। जो विजयी होगा, जो पार्टी को बहुमत की तरफ लेकर जाएगा, उन लोगों को मुझे लगता है पार्टी संगठन मौका देंगे और उन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या आप समझते हैं इस बार के 2019 के चुनाव में जो है, तो आपका राजयोग लिखा हुआ है और आप राजनीति में प्रवेश, और आदमपुर से अगर टिकट मिले तो विजय भी होंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कमल का फूल का चुनाव निशान जो भी लेके आएगा वो विजयी होगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं 100% विजयी रहूँगा। इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई शंका या कुछ है। तो क्या लगता है कितने का मार्जिन रहेगा? कौन से, किसके साथ मुकाबला हुआ? कुलदीप बिश्नोई के साथ मुकाबला हुआ, या जेजेपी के साथ होएगा, या इंडियन नेशनल लोग, कौन सी पार्टी के साथ का मुकाबला रहेगा? मुझे लगता है नहीं जी, आज तो आज से हालात है। मैं तो अभी कह रहा था, आज गाँव में भी चर्चा चल रही थी, तो हमारा एक नारा है अब की बार 75 पार। तो अब लोग कह रहे हैं जी 75 नहीं है तो 90 की 90 आएंगी। तो जब 90 की 90 सीटें आती हो तो मुझे लगता ही नहीं किसी से मुकाबला भी बचेगा। तो मुकाबले में मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुकाबले में खड़ा रह पाएगा। क्या आप नहीं समझते विपक्ष की भी जरूरत होती है? सरकार को, लोकतंत्र में सरकार को आग्रह करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए विपक्ष की भी बहुत, लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता होती है। परंतु कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल जो है, जवाबदेही जो है वो लोगों के प्रति है। और जब सरकार इतना अच्छा काम करे तो मुझे लगता ही नहीं, अब ये देखिए इतना बड़ा मैंडेट दिया जो 300 पार
जो मैंडेट दिया है वो पिछली बारी से मैंडेट बढ़ के आया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसकी सफलता का जो पैमाना है वो लोग हैं। जब लोग आपको वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप ठीक काम कर रहे हैं। तो विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, परंतु जब इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है लोग भी तो विपक्ष का ही काम करते हैं। जब आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको नकार देंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि लोग आपकी सरकार बनाने का भी काम करते हैं और लोग आपकी सरकार हटाने का भी काम करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं 75 पार की बात करते हैं, हम लोग भी गाँव में लोगों के बीच जाते हैं। लोगों के जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में थे तब लोगों का यह था कि ऊपरली पर्ची तो मोदी जी को देंगे, बोला निचले में हम देखेंगे। तो क्या ऐसा भी होगा, कैंडिडेट भी देखेंगे लोग और कौन सी पार्टी भी देखेंगे, किस तरह का कैंडिडेट, उसका किस तरह का व्यवहार है, ये भी इसमें देखा जाएगा? देखिए ये तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं यही कह रहा था कि 70 साल कोई व्यक्ति की उम्र तो हम कह सकते हैं ज़्यादा है, परंतु एक सिविलाइजेशन की, एक सभ्यता की और लोकतंत्र की उम्र जो है वो आज कहीं ना कहीं हम युवावस्था की तरफ चले हैं। शैशव अवस्था से हमारे 70 साल में हम लोकतंत्र को 70 साल हुए, हम युवावस्था की तरफ चल रहे हैं, हम और परिपक्व हुए हैं लोकतंत्र में। तो ये तो, और ये अच्छा भी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहकावे में ना आए किसी के। अच्छा व्यक्ति का व्यवहार, अच्छे व्यक्ति की काबिलियत, अच्छे व्यक्ति की उस पद पर उपयोगिता, इन चीज़ों को देखकर जब हम वोट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 75 पार होगा, 90 होगा, कोई भी बंदा कैंडिडेट खड़ा होगा वो कमल के फूल से जीतेगा? फिर तो ये नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैंने यही तो कहा कि हमारा जो संगठन है वो उनकी बड़ी पारखी निगाहें हैं। वो जब टिकट देने का जो उनका पैमाना होगा वो इतना बढ़िया होगा कि वो हर कसौटी पर उस व्यक्ति को खरा उतरने का प्रयास करेंगे, उसको खरा कसेंगे, और जो व्यक्ति उनके सब पैमानों पर पूरा होगा उसी को कहीं ना कहीं टिकट मिलने का काम होगा। तो आपको ये नहीं लगता कि जो कि 20-20 साल से कार्य कर रहे हैं, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के लाठियां खाए जिन्होंने, उन लोगों को अगर पार्टी दरकिनार करेगी तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे? देखिए जी, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि सब चीज़ें सबको नहीं मिल सकती। देखिए अब ईंट की वैल्यू तो वही है ना जी, बल्कि जो मजबूत, जो ईंट नींव में लगी है वो मजबूत भी होती है, परंतु शरय कई बार ऊपर की ईंटों को मिल जाता है। इसी तरीके से देखिए जो संगठन में काम करता है उसको, उसमें कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो स्वार्थ की भावना से करता है। उसको ये लगता है कि वो देश के लिए काम कर रहा है, वो एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो पार्टी के लिए आज हम ये कहें कि भाई मान लो कि अगर ये कोई सिपाही ये कहे भाई मैं सिपाही क्यों और कोई आदमी एसपी क्यों है, तो योग्यता है, परंतु योगदान तो बराबर है ना। योग्यता के आधार पर पद छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु योगदान कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। देश को उस सिपाही की भी आवश्यकता है, देश को उस कैप्टन की भी आवश्यकता है आर्मी में, देश को जनरल की भी आवश्यकता है। आवश्यकता जो है वो सबकी है, योग्यता के हिसाब से आदमी अपना अपना काम करने का काम करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का फैसला आया है, उसके बाद अब नज़दीक विधानसभा चुनाव में क्या जो ये नतीजा है इसका विधानसभा चुनाव में असर होगा? देखिए मैं ये कहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में असर कितना होगा ये एक अलग मुद्दा है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैसला है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, ये ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले की वजह से देखिए आपने सुना भी होगा लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह जी ने जो आंकड़े रखे 370 की वजह से कितना हमारे देश का नुकसान हुआ, कितनी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की ख़त्म होगी। क्योंकि मैं व्यापारी भी हूँ, हरियाणा एलपीजी फेडरेशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और इसके नाते मुझे कई बारी जम्मू कश्मीर में भी जाने का मौका मिला। हमने वहाँ जाकर भी कई बार हमें खुद को ये महसूस होता था कि भाई जो विकास हरियाणा में है, जो विकास पंजाब में है, जो विकास गुजरात में है, जो विकास महाराष्ट्र में, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, तो हम ये सोचते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा। और ये तो बड़ा सराहनीय कदम है कि ये 370 हटी है। और बात ये नहीं है कि इसका चुनावों में, देखिए मैं कहीं ना कहीं वही चीज़ आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में हर काम इसलिए नहीं किया जाता कि उसका हमें राजनीतिक लाभ क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में काम इसलिए किया जाता है, पार्टी इस मोटो के साथ चलती है कि देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। देश, क्योंकि मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें आप देखिए भारत पहले है, जनता दूसरे स्थान पे और पार्टी तीसरे स्थान पे, ये नाम से ही स्पष्ट झलकता है। तो 370-35 से हटाना वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वो भारत की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
जैसे एक तरफ तो पूरी देश की जनता एक तरफ है, नेता एक तरफ है, वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय राहुल गांधी जी कहते हैं ये फैसला गलत है। आप क्या मानते हैं इस पे? देखिए, क्या उनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं था कि वो उठे कोई जवाब दे? मतलब किस तरह से इन्होंने गलत कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला बिल्कुल गलत है? देखिए, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। और जो घर आने की जिद्दी कर ले, मैं घर जाना ही नहीं, उसका आप इलाज क्या करोगे? देखिए, कलिता जी जो चीफ विप है, उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो। और भी 5-6 जो युवा सांसद हैं, उन्होंने भी कांग्रेस में ये कहा है कि भाई जो ये फैसला है ये देश के हित में और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि वो बात ही नहीं है, मुद्दों की कमी हो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। देखिए, बड़े हास्यास्पद सी बात है कि अगर वो ये कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर में नुकसान हो रहा है, या वही चीज़ है जी, बहुत ज़्यादा पार्टी, कई बार बहुत ज़्यादा जो पुरानी चीज़ हो जाती है तो उसका भी मामला ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी होगी ये पार्टी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है उसको बदलने का समय आ गया है। जैसे ये मुद्दा आने के बाद, इसमें फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जैसे ना लोगों के कमेंट बड़े अलग तरह के आते हैं, वहाँ से जम्मू कश्मीर से बहू लेके आएंगे, वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये वो। इस पे आप क्या कहेंगे जिस तरह की वो चलती है? देखिए, सोशल मीडिया जो है, आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया गंभीर विषयों पर राय बनाने के लिए कामयाब नहीं हो पाता। और कुछ युवा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया युवाओं का मामला है, कई बार युवा जोश में इस तरह की बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो मत है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए असली आज़ादी अब आई है। आज महत्वपूर्ण ये है कि उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में लाकर उनके विकास की बात करें, और वो विकास कैसे हो। वो विकास, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विकास जब होगा, हमारे अमित शाह जी ने भी यही कहा था, विकास जब होगा कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर में, वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है, अच्छा ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस नहीं है, और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे भी क्यों, कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होती। और मैंने ये पढ़ा अखबार में, एक दैनिक अखबार में पढ़ा कि जो वहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के कुछ भाई काफ़ी समय पहले वहाँ पर गए थे, उनको भी आगे इसमें जो हमारा रिजर्वेशन है उसका उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो मुख्य धारा से कट गया था। तो हमारा ये प्रयास है कि उनको मुख्य धारा में लाकर उसको किस तरीके से विकास करने का काम करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के जो सोशल मीडिया हास्य के लिए तो हो सकता है ठीक हो, परंतु ये इस तरह की जो अभी परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमें उस पर काम करना है। किस तरीके से उनका विश्वास जीतें, किस तरीके से कुछ लोग जो उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं कि 370 हटने से वो तो ख़राब हो जाएंगे, किस तरीके से उनको हम अच्छे ढंग से उनको इस चीज़ को समझा सकते हैं कि मुख्य धारा में आने के बाद उनका और उनके आने वाले बच्चों का कितना फ़ायदा होने वाला है। ये हम अगर करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो अंतिम सवाल आपसे मैं ये कहूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप तैयारी हैं और पार्टी आपको टिकट दे के अगर वहाँ से आप विजयी होते हैं तो आदमपुर के लिए आप किस तरह की योजनाएं लेके आएंगे? आदमपुर किस तरह के दृश्य होगा आदमपुर का? देखिए, आदमपुर को लेके, क्योंकि मैंने 5 साल में वहाँ की एक एक गली और एक एक चौक और चौपाल मैंने वहाँ की देखी है। बहुत सी मेरे मन में काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी दिमाग में चीज़ें हैं जो उनको लेके आना मैं करूँगा। पहली जो मेरी जो रहेगी कि आदमपुर क्षेत्र में महिला कॉलेज नहीं है। महिलाओं की, हमारी बहनों की, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए किस तरीके से एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड तरीके से कोई बीच में सेंटर में हम एक कॉलेज खोलें जिससे कि उच्च शिक्षा उनको प्राप्त हो सके, जिसके लिए उनको हिसार या कहीं और ना भागना पड़े। यूनिवर्सिटी का हब है हिसार, आगे बड़ी एजुकेशन के लिए हिसार आएँ। इसी तरीके से कि किस तरीके से थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि रेलवे को लेकर भी हम, क्योंकि आदमपुर एक बहुत बड़ी मंडी है, किस तरीके से रेलवे का आदान प्रदान है, अभी कुछ गाड़ियां हैं परंतु किस तरीके से उनको हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर जो कारखाने लगाए जा सकते हैं। जैसे ग्वार का हम बहुत बड़ा उत्पादन होता है, नरमे को लेकर बहुत बड़ा उत्पादन होता है, किस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को देख के कारखाना लेके आया जा सकता है। पीछे न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में लगा रहे थे, हमारे बाढ़समंद बुढ़ाक इलाके में बहुत सी रेतीली टिब्बे की ज़मीन है, उस ज़मीन का हम सदुपयोग किस तरीके से, ताकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लिए रोज़गार के उपलब्ध यहीं हो पाए। देखिए, आज एक पुराने समय में एक सपना देखा गया था, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि गाँवों का विकास करो
स्वरोजगार, गांव में रोजगार के मौके पैदा करो, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसको लेकर बहुत सी योजनाएं दिमाग में हैं जिनको लेकर हम काम करेंगे। सतेंद्र जी, सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ये थे सतेंद्र कुमार जी, जो आदमपुर से आने वाले विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। पार्टी अगर इनको टिकट देते तो वहाँ से विजय होने के बाद आदमपुर के लिए विकास कार्यों के लिए नए नए योजनाएं लेके आएंगे, और लड़कियों के लिए कॉलेज का मामला है, या रेलवे स्टेशन का मामला है, या टेल तक पानी पहुँचाने का मामला है, यहाँ कारखाना लगाने का काम है, इस तरह की योजना लेके आएंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।